हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSSB की वैकेंसी आ गई है और ये हम सभी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, अब हमें अपनी मेहनत पर लग जाना है और सिलेक्शन लेकर ही पीछे हटना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, हमें कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी और हमें अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा देनी है। तो दोस्तों देखो, जब हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लें। आप भी सबसे पहले DSSSB का सिलेबस देखिए और टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाई कीजिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम का आधार होता है। यानी हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे DSSSB हो, रीट हो, CTET हो, कोई भी एग्जाम। हर एक एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे आज हम? वर्ण विचार। दोस्तों पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? माहेश्वर सूत्रों के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, कितने होते हैं, इनका नाम माहेश्वर क्यों पड़ा और इनसे बनने वाले प्रत्याहार भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? भाषा का आधार, हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा का जो आधार है वो क्या है? वर्ण विचार। हमें संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और यहाँ से हमें हर कंपटीशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्ण विचार। किसके आधार पर? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माहेश्वर सूत्र क्या है? भगवान शिव के डमरू वादन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई और पाणिनि जी ने उन्हें जो नाम दिए उनको बोला था माहेश्वर सूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णः। क्या हुआ? ध्वन्या लिखित रूपम वर्ण है। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अर्थात देखो, हम इसको दूसरी चीज भी क्या हो सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो। किसके? सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। कैसे पता चलेगा? देखिए मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ हमने लिखा क। अब आप बताइए ये जो क है ये वर्ण है या अक्षर है? तो क्या क के और टुकड़े नहीं हो सकते? तो देखिए इस क के हम टुकड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क में हलंत अ, यहाँ क में हलंत आया और पीछे अ। तो ये जो क है हलंत वाला, क्योंकि ये हो गया आधा। अब आधा क्या अच्छा नहीं लगता लिखने में, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको इस तरह पूरा लिख के हलंत लगा देंगे और ये क्या क्या हो गया? वर्ण। और ये अ क्या हो गया? वर्ण, क्योंकि अ के और टुकड़े नहीं हो सकते। तो हमें ध्यान रखना है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण। अब वर्णों का प्रयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्णों से क्या बनता है? हमारे अक्षर। अक्षर किससे बना हमारा? देखो, वर्ण, वर्ण से बना अक्षर, अक्षर से बनते हैं हमारे शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। अब वाक्य की आवश्यकता क्यों है ये तो आप भी जानते हो कि भाषा को बोलने के लिए या हमारी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? भाषा। तो भाषा को जब हम बोलेंगे
तो अपने वाक्य के द्वारा हम बोल सकते हैं, यानी किसी न किसी सेंटेंस के द्वारा, वाक्य के द्वारा हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि भाषा के लिए सबसे जरूरी क्या है? वर्ण। अब वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनेगा? अक्षर। जैसे अभी हमने लिखा क, क्या था हमारा? अक्षर। और एक के बाद दो हमने लिख दिया, क के बाद ब, और बन गया कब। बताइए, कब एक शब्द है कि नहीं, जिसका अर्थ भी निकल रहा है। अब जब कई हम शब्दों को जोड़ दें, कई अक्षर, यहाँ क्या एक था और दो से क्या बने? दो अक्षरों को मिलाकर हमारे क्या बन गया? यहाँ शब्द। और शब्दों से हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पर वाक्य। कैसे? कब आओगे, कब आओगे, एक सेंटेंस बना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कब जाना है, या कोई भी सेंटेंस, अपनी कोई भी बात को हमें कहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शब्दों की। और शब्दों से क्या बनेगा? वाक्य यानी सेंटेंस। तो देखिए, अब आपको समझ में आया कि किसी भी भाषा का आधार उसकी वर्णमाला होती है, वैसे ही संस्कृत भाषा का आधार क्या हो गया? हमारा वर्ण विचार। तो चलिए अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। तो देखो, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वन्या लिखित रूपम वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हम माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। किसके आधार पर? माहेश्वर सूत्रों के। अब माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होंगे हमारे दो प्रकार के। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि अचवर्ण, अचवर्ण, और व्यंजन यानी हल वर्ण। अब ये बताइए, स्वर को अचवर्ण क्यों कहा? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको माहेश्वर सूत्र बताए हुए और वहां कंफर्म किया हुआ है अच क्या है, इन्हें अच क्यों कहा जाता है। तो देखो बेटा, माहेश्वर सूत्रों में अ से लेकर च तक, अ से लेकर च तक, यानी जो अच प्रत्याहार बनाया था उसमें हमारे सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए हम स्वरों को अचवर्ण भी कहते हैं। और व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ह से लेकर ल तक जो हमारे 10 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 10 सूत्र होते हैं इसमें। इन 10 सूत्रों में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हम व्यंजनों को हल वर्ण भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर कितने होते हैं। पहली बात हम बात करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? देखिए, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, स्वयं उच्चारित किए जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना जिसका उच्चारण होता है वो कहलाते हैं स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। या हम कह सकते हैं स्वतंत्र वर्णों को हम स्वर कहते हैं। अब जैसे स्वर कैसे? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनके साथ किसी और वर्ण का उच्चारण नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम? स्वर। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन परतंत्र इति व्यंजन, परतंत्र जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों के पर आधारित होते हैं, वो क्या होंगे? व्यंजन। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किन्हीं दूसरे वर्णों का यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो क्या होंगे? व्यंजन। अब कैसे? जैसे हमने बोला क में की साउंड आई, की बड़ी की आ गई, ची ई की आ रही है, चू ऊ की साउंड आ रही है, या हमने बोला पे अ की साउंड आ रही है। तो जितने भी व्यंजन होंगे इनका जो उच्चारण करते हैं तो हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको परतंत्र इति व्यंजन है।
जो परतंत्र होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? व्यंजन। तो ध्यान रखना है, स्वर कैसे कहते हैं? स्वर की डेफिनेशन क्या होगी? स्वयं राजन्ते इति स्वर। और व्यंजन किसे कहेंगे? परतंत्र इति व्यंजन है। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर कितने होते हैं, इसके कितने भेद हैं और किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, इस सब के बारे में अब हम पढ़ाई करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। देखिए, स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरः। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अगर हम भेद देखते हैं, स्वर के भेद, तो माहेश्वर सूत्रों में कितने भेद हैं? इसके दो। दो कौन से हैं? देखिए, पहला है इसमें ह्रस्व वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ। अब ह्रस्व मीन्स होता है आपका छोटा, यानी हम इसको बोल सकते हैं लघु। और दीर्घ को हम दूसरा नाम दे सकते हैं संयुक्त वर्ण। क्या नाम दे सकते हैं? संयुक्त वर्ण। ध्यान रखना है कि यह स्वर के दो भेद बताइए, कितने? ह्रस्व और दीर्घ। कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? अगर कुल स्वर की बात करते हैं तो कितने होंगे? 13 वर्ण। तो अब 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, ह्रस्व में आता है अ, ई, उ, री और ली। ये क्या हो गया? हमारे ह्रस्व वर्ण। इनको हम बोल सकते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार मूल वर्ण भी हम इनको बोल सकते हैं। अ, ई, उ, री, लृ, इन 5 वर्णों को हम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल वर्ण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ वर्ण। दीर्घ में क्या आएगा? देखिए, आ, ई, उ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गया? हमारे दीर्घ वर्ण यानी संयुक्त वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? 8। और ये कितने हो गए? 5। 8 और 5 कितने होते हैं टोटल? 30। तो ये क्या हो गए? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण को हमने बोल दिया मूल वर्ण। और दीर्घ को बोल दिया संयुक्त वर्ण। इनको संयुक्त क्यों बोला? क्योंकि ये जो वर्ण है किसी ना किसी दूसरे वर्णों के, एक या दो वर्णों के योग से है। जैसे दो वर्ण, आ बना, अ प्लस अ बराबर आ बना, तो संयुक्त हुआ कि नहीं हुआ? या हम बात करें ए का, तो ए क्या होगा? ए और ई से मिलकर क्या बना? ए बना। इस कारण इनको क्या बोल दिया गया? हमारे संयुक्त वर्ण। और ये हो गए मूल वर्ण। तो स्वर कितने हो गए हमारे? 13, ये 13। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन वर्ण क्या होता है? परतंत्र इति व्यंजन है। इति व्यंजन है। जो परतंत्र होते हैं यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। क, हम क को आधा एक नहीं बोल पाएंगे। आप बोलो क, अ की साउंड आएगी। आपने बोला च, तो च में की, या बोला चा, आ की साउंड आएगी। हमने बोला आ, तो सिर्फ आ की साउंड आ रही है। लेकिन हमने बोला टे, तो टे में भी ए की साउंड आएगी। तो इससे ही पता चलता है कि स्वरों को तो हम स्वतंत्र बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में हमें किसी ना किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इनको क्या बोला गया है? परतंत्र। परतंत्र इति व्यंजन है। जो वर्ण परतंत्र होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो हम बात करते हैं व्यंजन। इनके भेद कितने होंगे? इसके 3। इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थः, अंतःस्थः। और तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म। क्या जाएगा तीसरे नंबर पर? ऊष्म वर्ण।
अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं? 25। इन स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय क्यों कहा इनको? क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं। किसमें? ग्रुप में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा, यानी इसको स्पर्श क्यों कहते हैं? जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों को टच करती हो या छूती है, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है हमारे मुंह के विभिन्न अंगों को टच करेगी, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन का। वर्गीय क्यों कहा? क्योंकि ग्रुप में आते हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया वर्गीय। देखिए इसका वर्ग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इनको वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इनके फिक्स वर्ण होते हैं। हर एक वर्ण के 5-5 वर्ण होते हैं। हर एक वर्ग के कितने हैं? 5-5 वर्ण होते हैं और एक ग्रुप में आ जाते हैं। अगर आप बोलो क वर्ग, तो क वर्ग के 5 वर्ण आ जाते हैं। कौन से हैं क वर्ग के हमारे 5 वर्ण? तो उसके बारे में हम देखते हैं कि देखिए क वर्ण के 5 वर्ण कौन से होंगे? क, ख, ग, घ, घ। अब ये पांचों क्या है? क, ख, ग, घ, घ। ये क वर्ग के वर्ण हो गए। च, छ, ज, झ, ये। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, व, भ, म। ये क्या हो गए? पांचों। और हर एक वर्ण में कितने वर्ण है? 5-5 है। देखिए क के क, ख, ग, घ, न 5, च में भी 5, ट में भी 5, तो 5-5 होने का कितने हो गए? 25। अब देखिए इनको उच्चारण को करके देखिए, आप मेरे साथ बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, घ। बताइए क, ख, ग, घ को जो हम बोल रहे हैं तो हमारे कंठ से आवाज आई। आप बोलिए च, छ, ज, झ। बताइए हमारी जीभ ऊपर तालु पे कहीं भी टच हो रही है कि नहीं हो रही? अब आप न बोल के देखिए। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न हो रहे। इनका उच्चारण करते समय इन सभी वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों को छूती है। इस कारण इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया। ग्रुप में होने के कारण, ये सभी ग्रुप में है इसलिए इनको क्या बोल गया? वर्गीय व्यंजन बोला गया। अब देखिए ये जो क, च, ट, त, प होता है, इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कु, चु, टू, तु, पू। ये कहते हैं, इसको नाम दिया उदित वर्ण। क्या नाम दे दिया? उदित वर्ण। जो पांचों वर्ण है इनका कु, चु, टू, तु, पू कहकर इसको क्या बोला? उदित वर्ण। क्योंकि इन उदित क्यों बोला? इन सभी के उ की इस संज्ञा होकर और हमारा क्या बन जाता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? उदित वर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए ये कितने हुए? 25। अब हम बात करते हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है जो हमारे अंदर स्थित हो, अंदर से साउंड आती हो। कैसे अंतस्थ है? देखिए हमने इसमें बोला य, व, र, ल। चलिए आप बोल के देखिए। य, व, र, ल। इन्हें जब बोलते तो ऐसा नहीं लगता अंदर से कोई साउंड आ रही, अंदर से खिंचाव हो रहा है। और जो अंदर से खिंचाव हो रहा है क्या होगा? हमारे अंतस्थ है। अंतस्थ अंदर स्थित वर्ण। कितने हैं ये हमारे? 4। अब आता है, बात करते हैं हम ऊष्म वर्ण। ऊष्म यानी जो ऊष्म होते गर्मी पैदा करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए श,
श, श, ह। ये भी कितने हो गए? 4। चलिए आप बोल के देखिए, लेकिन इन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने हाथ को मुंह के थोड़ा पास रखिए और देखिए ऊष्मा आती है कि नहीं। बोलो श, 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 है। तो ये 4 क्या हो गए? हमारे ऊष्म वर्ण हो गए। टोटल कितने हुए? 25। 4 एंड 4 को हम काउंट करेंगे तो कितने? देखिए हम यहां लिखते हैं स्पर्श, स्पर्श वर्ण में 25, अंतस्थ, अंतः, स्तः 4 और ऊष्म, ऊष्म में 4 काउंट कर। अब इनके अलावा क्या थे? हमारे स्वर भी थे, तो हम क्या लिखेंगे? स्वर। स्वर कितने थे? 13। चलिए काउंट करते हैं कितने होते हैं। कुल वर्ण कितने हुए? 5 4 9, 9 और 1 10, 10 एंड 6 कितने हो जाएंगे? 16। और ये 2 3 एंड 4 46 वर्ण हुए। कितने हो गए हमारे? 46। अब ये हमारे कितने हो गए? 46 वर्ण हो गए। यहाँ स्पर्श व्यंजन हम जब बात करते हैं हल वर्ण, इनके लिए 10 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग होता है। कितने सूत्रों का होता है? 10 माहेश्वर सूत्रों में ये हमारे क्या आ जाते हैं? सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। और स्वर वर्णों के लिए हमारे 4 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 4 माहेश्वर सूत्र। इनमें क्या आता है? हमारे इन 4 माहेश्वर सूत्रों में हमारे स्वर आ जाते हैं। इस तरीके से 14 माहेश्वर सूत्रों में हमारी पूरी वर्णमाला आ जाती है। अब समझ में आया कि वर्णमाला के आधार पर हमारे कुल कितने वर्ण होते हैं, या माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण कितने हो गए? 46। राइट। अब हम आगे और जो वर्ण होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये तो हमारे क्या हो गए? माहेश्वर सूत्र के। लेकिन अभी हमारे क्या बचे? कि ऊष्म वर्ण हो गए। अभी तो हमें क्या पढ़ना है? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको भी देखते हैं। और अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। और व्यंजन कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 3। अब देखिए संयुक्त व्यंजन होते क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बना व्यंजन क्या होगा? वर्ण, व्यंजन वर्ण। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बना वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए श, त्र, ज्ञ। ये 3 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्यों? क और श से मिलकर तो क्या बन जाता है हमारा? श। त प्लस र से मिलकर त्र और ज्ञ, जय प्लस य से मिलकर बनता है हमारा ज्ञ। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। जब इनके बारे में आप पढ़ोगे क श त र ज न, क्यों? काउंटिंग जो होगी यहां देखिए ज में क्या आ रहा है? ज और ये आ रहा है, तो एक ही हो गया। त्र में त और र से त्र बन रहा है। पहला वर्ण क्या रहेगा इसमें? त। इसमें प्रथम वर्ण जय और यहाँ क और श, तो ये 3 क्या हो गए? हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम बात किसकी करते हैं कि किस अनुस्वार। अनुस्वार में क्या आएगा? अब आता है हमारा अनुस्वार। अ, ई, उ, यानी किसी भी स्वर वर्ण के बाद, किसी भी स्वर वर्ण के बाद जो ये चिन्ह होता है, स्वर वर्ण के बाद जो ये चिन्ह होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। किसे क्या बोलेंगे? इसको अनुस्वार। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग क्या? कि किसी भी वर्ण के बाद जो ये चिन्ह लगता है इसको क्या बोलेंगे हम? विसर्ग। किसी भी वर्ण या शब्द के बाद जो हम ये 2 बिंदु लगाते हैं इन्हें बोलते हैं हम विसर्ग। विसर्ग के बाद आता है हमारा अर्ध विसर्ग। क्या होगा? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब क्या हो गया? देखो ये हमारा हुआ विसर्ग, अब इस विसर्ग से आधा कर दो, ये क्या हो गया? अर्ध विसर्ग। विसर्ग का आधा कर दिया, ये क्या हो गया? अर्ध विसर्ग। अब अर्ध विसर्ग के 2 होते हैं। एक होता है हमारा जिह्वा मूल्य,
अब जिव्या मूल्य में क्या आ जाता है? देखो अर्ध विसर्ग के दो पार्ट होंगे, क्या हो जाएगा? एक जिव्या मूल्य, जिव्या मूल्य में क्या होगा? ये अर्ध विसर्ग के बाद कै और अर्ध विसर्ग के बाद ख आ जाता है। कै और ख का उच्चारण स्थान, अब कै के आगे क्या आना चाहिए हमारा? अर्ध विसर्ग, तब तो क्या होगा? जिव्या मूल्य। दूसरा होता है हमारा उपधमानीय, उपधमानीय। अब उपधमानीय में क्या आ जाता है? उपधमानीय में भी अर्ध विसर्ग आएगा, क्योंकि अर्ध विसर्ग का ही पार्ट है। तो क्या होगा इसमें? अर्ध विसर्ग के बाद प और अर्ध विसर्ग के बाद फ जब आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प और फ हमारे क्या हो गए? उपधमानीय। अब एक और बचता है, वो क्या होता है हमारा? फोर्थ नंबर पर आता है यम वर्ण। यम वर्ण, यम वर्ण का मतलब समझिए। यम वर्ण किसे कहते हैं? देखिए वर्ग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद वर्ग का पंचम वर्ण का द्वित्व हो जाए, यानी क्या? थर्ड फोर्थ, सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ जाए। इसके बाद भी इन्हीं का अगर पंचम वर्ण आ जाए, जैसे यहां जाए, ये वर्ण है। अब इसमें से कोई भी वर्ण का द्वित्व जो होता है, यानी द्वितीय जो बार आता है, उसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीय वर्ण को बोलेंगे यम वर्ण। जैसे आपने लिखा, देखो यहां ये शब्द आया अग्नि। अब इसमें क्या करेंगे? यहां देखिए दो बार ग आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कै वर्ग का तृतीय, कै ख ग तृतीय वर्ण है, ये भी तृतीय है और ये भी तृतीय है, और इसके बाद क्या आ रहा है? पंचम वर्ण आ रहा है। आ रहा है पंचम। जब किसी भी वर्ण के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए, तो जो द्वितीय वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा? यम वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यम। तो इसमें क्या होगा? ये जो गया है ये क्या हो गया? यम वर्ण। दूसरा देखिए च ख ख नतु, ये शब्द आया चख नतु। अब चख नतु में क्या हो गया हमारा? ये जो ख हो गया ना, ये हो गया यम वर्ण। अब इन चारों को अनुसार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम, इनको क्या बोल देंगे हम? अयोगवाह। अयोगवाह। तो ये क्या हुई हमारी? ये जो अब तक हमने पढ़ी, ये हो गई माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारी वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला। उसमें कितने वर्ण होते हैं, या व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण। देखिए किसके अनुसार देखेंगे हम? पाणिनी शिक्षा के अनुसार। देखो अब तक हमने जो वर्ण पढ़े थे ना, जितने वर्ण पढ़े थे वो हमने माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे पाणिनी शिक्षा के अनुसार। तो देखिए पाणिनी शिक्षा के अनुसार इन्होंने जो स्वर वर्ण माने हैं, स्वर वर्ण इनके अनुसार होते हैं हमारे 21 या 22। कितने हो गए? 21 या 22। कुछ लोग तो सुनते ही डर गए कि 21 या 22 कैसे हो गए? हमने तो आज तक पढ़े हैं तो कितने? 13 वर्ण। अचानक से स्वर 21 या 22 कैसे हो गए? घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे होते हैं ये चलिए मैं बताती हूँ। बहुत आसान सी बात है इसमें। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि देखिए अ, ई, उ, री, ये जो है इनके इन चारों के तीन तीन भेद माने हैं। कितने माने? तीन तीन। कैसे? देखिए इसका हो गया लघु, दीर्घ, और एक और होता है प्लुत वर्ण। क्या होता है? प्लुत, जो अब तक हमने नहीं पढ़ा। यानी कि जब इनको लंबे स्वर में जब हम बोलते हैं, दीर्घ तो बड़ा हो गया, लेकिन जब और ज्यादा लंबे स्वर में बोलते हैं वो क्या हो जाता है? प्लुत। तो जब एक एक के हमारे क्या हो गए? यहाँ पर तीन तीन पार्ट हो गए, लघु भी काउंट होगा, दीर्घ और प्लुत, तो इन चारों के टोटल वर्ण कितने हो गए? 12। अब यह आता है हमारा लिरी। अब जो लिरी है इसका लघु रूप तो माना गया है, लेकिन
लघु या फिर हमारा इसमें प्लुत, इन दो को काउंट करते हैं, यानी किसका अभाव हो गया, दीर्घ का अभाव। इसमें क्या किया है पाणिनि जी ने, जो लिरी है इसका दीर्घ रूप नहीं माना है, सिर्फ दो माने, लिरी और लिरी, यानी लघु और प्लुत। अगर हम इसमें से एक को काउंट करते हैं तब तो हमारे वर्ण होते हैं 21, और अगर हम दोनों को काउंट करते हैं तब हो जाते हैं 22। इसके बाद हमारा आता है ए, ओ, आई, औ। अब देखिए इसके भी क्या हो गए, ये 4 है, 4 के 2 पार्ट, दो के काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लघु का अभाव होता है, लघु का अभाव। अभाव का मतलब लघु रूप नहीं होता इसका, यह होता ही अपने क्या संयुक्त व्यंजन है, और होता भी क्या इसका दीर्घ और प्लुत रूप होता है। तो इसके क्या हो गए, 2 काउंट करेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए इनको काउंट करते हैं, 12, 2 और 8, 22, कितने हो गए हमारे 22। अगर यहां हम एक को काउंट करें तो कितना हो जाएगा 21। इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर कि स्वर कितने माने पाणिनि जी ने, 21 या 22, 21 या 22। अब शेष वर्ण क्या होते हैं देखते हैं। शेष वर्ण, क्योंकि बात क्या है पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल जो वर्ण है, कुल वर्ण जो उन्होंने बोले हैं वो बोले हैं 63 या 64। कैसे होते हैं काउंट करें तो देखिए शेष वर्ण में हम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया हमने स्वर वर्ण। अब सॉरी हम शेष वर्ण की बात कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ करते हैं स्पर्श। स्पर्श वर्ण कितने थे, व्यंजन 33। स्पर्श व्यंजन कितने थे, आप यहाँ होगा 25। क्यों, स्पर्श व्यंजन याद है ना, 25 कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प वर्ग जो है वो 25। अब बात करते हैं अंतस्तः, अंतः स्तः कितने थे 4। फिर ऊष्म, ऊष्म वर्ग कितने थे 4। ऊष्म के बाद आता है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार में 1। विसर्ग 1। उसके बाद विसर्ग हो गया। अब विसर्ग के बाद आगे हम बात करते हैं, तो यहां था जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य कितने थे 1। उपध्यमानीय वो कितने थे 1। अब उपध्यमानीय हो गए। फिर आता है हमारा विसर्ग हुआ। उसके बाद क्या था हमारा यम 1, यम कितने हो गए आपके 4, यम 1 4, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद पंचम वर्ण था तो 4 हो गए। एक होता है दुष्पृष्ठ, दु इस पृष्ठ, ये आपका हो गया 1। अब टोटल करते हैं कितना हुआ, काउंट करते हैं 5 4 9, 9 और 1 10, 10 5 15, 16 17 18, 18 और 4 22, 22 का 2, 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब 42 तो ये हो गए। अब 42 के बाद हमारे स्वर, स्वर कितने थे 21 या कितने थे 21 या 22। तो देखिए अब कितना है 2 और 1 3, 4 और 2 6, 63। अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इस प्रकार जो हमारी पाणिनि जी है उनके अनुसार कुल वर्ण कितने हो गए यहाँ पर 63 या 64 के अनुसार कितने हो गए 63 या 64। अब कैसे हुए देखिए, स्पर्श, अंतःस्थय, ऊष्म, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय, यम और दुष्पृष्ठ, इन सभी को मिलाकर के हमारे टोटल वर्ण हो गए 63 या 64। तो चल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अब इसके आगे हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि ये दीर्घ, लघु, प्लुत, ये 12 कौन कौन से होते हैं
और इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अब अपनी पढ़ाई पर अच्छे से लग जाइए और DSSB की जो एग्जाम आ रही है या आगे आने वाली हर एक एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।